गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 3 का अगला मैटर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था और वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ा था कि गुडविल कैसे उत्पन्न होती है। आज हम गुडविल के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल किस प्रकार के नेचर की होती है ना। गुडविल के बारे में आप जान चुके हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल जो है एक जो बिजनेस की जो प्रतिष्ठा रहती है उसकी जो मान सम्मान बिजनेस जो रहता है, बिजनेस के अंदर जो ईमानदारी जो रहती है, उसकी जो इमेज, जो बिजनेस की इमेज कस्टमर के अंदर जो रहती है, वो उसकी एक प्रकार से क्या होती है, गुडविल होती है। ठीक है, आज हम उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल की प्रकृति क्या है ना। इज गुडविल एंड असेट्स, क्या गुडविल असेट्स है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक्सप्लेन करके पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन करो कि क्या गुडविल असेट्स है, तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स है ना। गुडविल जो क्या है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो गुडविल है वो फिक्स्ड असेट्स है। वो जिस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए बिजनेसमैन मशीनें लगाता है, फर्नीचर लगाता है, फिक्स्ड असेट्स से, ये फिक्स्ड असेट्स होती है, इनको बिजनेस के अंदर लगाता है, ज्यादा ज्यादा मशीनें लगाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, सेल किया जा सके और प्रॉफिट अर्न किया जा सके। फर्नीचर लगाता है, बिल्डिंग बनाता है, ज्यादा लाभ कमाने के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, उसका निर्माण करता है ना, लैंड खरीदता है। तो इस प्रकार से वो जो ये फिक्स्ड असेट्स है, बिजनेस को लाभ प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। उसी प्रकार से गुडविल भी एक प्रकार से फिक्स्ड असेट से है, क्योंकि जब तक उसकी गुडविल मार्केट में रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या मानी जाती है, एक प्रकार से फिक्स्ड असेट्स मानी जाती है, स्थायी संपत्ति मानी जाती है। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। इसकी कोई मूर्त नहीं होती है। जो गुडविल एक असेट से मानी जाती है तो इसकी कोई मूर्त नहीं होती। जिस प्रकार से बिल्डिंग एक फिक्स्ड असेट है तो उसकी मूर्त है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसका एक जो है कि उसका एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। तो मशीनरी है, उसका भी एक प्रकार से क्या होता है, ढांचा होता है, उसका भी एक स्वरूप होता है, लैंड है। और उसके बाद जो फर्नीचर है उसका भी एक प्रकार से ढांचा होता है। गुडविल को हमने जब संपत्ति माना है तो एक अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त नहीं होती है ना। एक अमूर्त संपत्ति मानी जाती है, एक अदृश्य शक्ति होती है ना। इसको देख नहीं सकते हैं, इस संपत्ति को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ किस लिए कमा रहे हैं। यदि बिजनेस की मार्केट में गुडविल है, उसकी प्रतिष्ठा है, तो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब उसकी मार्केट में गुडविल है। उसके बाद फिक्टिटियस असेट्स है। फिक्टिटियस असेट्स का मतलब होता है ये अवास्तविक संपत्ति है। एक अवास्तविक संपत्ति है, मतलब एक काल्पनिक संपत्ति है, जिसको मतलब कल्पना द्वारा बनाया गया है, इसकी सिर्फ कल्पना की जा रही है, बाकी इसकी कोई मूर्त नहीं है, एक वास्तविक संपत्ति नहीं है। एक ये अवास्तविक संपत्ति है, एक काल्पनिक संपत्ति है, इसकी सिर्फ कल्पना की गई है ना। इसको बना नहीं सकते। जैसे इसके पहले वाले पॉइंट में हमने समझा था कि एक अमूर्त संपत्ति, इसकी कोई मूर्त नहीं होती है ना। तो एक ये क्या है, फिक्टिटियस असेट्स, एक काल्पनिक असेट्स होती है, सिर्फ इसकी कल्पना की जा रही है, मतलब इसकी कोई मूर्त नहीं है, इसका कोई ढांचा नहीं है ना, इसका कोई आकार नहीं है। नेक्स्ट है मार्केटेबल कमोडिटी। मार्केटेबल कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल कमोडिटी का मतलब होता है एक विक्रय योग्य संपत्ति है, इसको हम बेच सकते हैं। जैसे कि जिस प्रकार से हम बिल्डिंग है उसको सोल्ड कर सकते हैं, है ना, और जो मशीनरी है उसको सोल्ड कर सकते हैं,
फर्नीचर है उसको सोल्ड कर सकते हैं। और यदि ये स्थान से यदि जुड़ी हुई है, यदि स्थान, इसके पहले मैंने आपको इसके जो है कि टाइप्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर जो स्थान से जुड़ी ख्याति, व्यक्ति से जुड़ी ख्याति के बारे में बताया था। यदि वो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति है, केट के नेचर वाली यदि ख्याति है, स्थान से जुड़ी है, मतलब उस स्थान की ही वैल्यू है, वहां पर जो काम करने वाले व्यक्ति यदि अदला बदली कर दे तो उसकी गुडविल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस स्थान की ही गुडविल है, तो उसको हम बेच सकते हैं। तो एक विक्रय योग्य संपत्ति भी माना गया है इसको। तो ये इसके नेचर, इस प्रकार के नेचर की ये जो है गुडविल होती है। तो इसको अच्छे से आप इसका डिटेल आप पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट मैटर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप ये जान चुके हैं कि गुडविल एक विक्रय योग्य संपत्ति है, क्या हम इसको बेच सकते हैं। तो जब किसी चीज को सोल्ड किया जाता है तो फिर उसका वैल्यूएशन किया जाना पड़ता है कि वो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत निर्धारित करनी पड़ती है। तो उसको निर्धारित करने के लिए, उस डिसाइड करने के लिए गुडविल को किस चीज पर डिसाइड किया जाएगा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, तो उसको प्रॉफिट पर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। जो गुडविल है उसको, उसका वैल्यूएशन करना वैसे तो कठिन है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कितनी गुडविल है, तो उसके लिए जो है कि प्रॉफिट को आधार माना गया है। अब प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि एक आकलन लगाया जाता है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 5% या 10% जो है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सकती है, सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सामान्य लाभ। कि 5% या 10% जितनी भी पूंजी लगाई है, 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई है तो उस पर 10% जो है कि प्रॉफिट अर्न कर सकती है, मतलब वो 10,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर सकती है। 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए होता है, तो उस 10,000 जो है कि प्रॉफिट अर्न कर सकती है ना। ये आकलन लगाया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट की इतना तो, इतनी पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना तो कमा ही लेंगे, 5% 10% जो है कि प्रॉफिट अर्न कर ही लेंगे। नेक्स्ट है एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? ये जो प्रॉफिट है इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके आधार पर गुडविल का कैलकुलेशन होता है। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कैपिटल पर जो लाभ, जो प्रॉफिट की रेट है उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि वर्ष के अंत में जितना वास्तविक लाभ कमाया है, यहाँ तो हमने एक जो है नॉर्मल प्रॉफिट की एक आकलन लगाया था कि इतना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो इस पर 5% 10% प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, इस प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है कि वर्ष के अंत में हमने वास्तविक लाभ कितना कमाया है। जैसे कि हमने जो है कि 1 लाख पर एक आकलन लगाया था नॉर्मल प्रॉफिट में कि 10% हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। तो 1 लाख का 10% जो है 1 लाख का जो है कि 10% कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा कि 10,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट जो बाद में जब हमने उसका जो वास्तविक उसका मूल्यांकन किया, उसकी तुलना की और देखा कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ, तो मान लिया जाए कि उसमें से हमको जो है कि 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों में क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर जो है कि 12,000 भी हो सकता है, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, और ये हमने आकलन किया हुआ है ना। नॉर्मल प्रॉफिट की इस पर इतना लाभ हम कमा लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या? जितना हमने कमाया है, ठीक है। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि कुछ वर्षों का लाभ और हानि का टोटल लगा लिया जाता है ना। जैसे कि 4 वर्ष है या 5 वर्ष है, उसके लाभ का उसके लाभ को जोड़ लिया जाता है, और उन वर्षों में यदि लॉस है तो उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो जितने वर्षों का प्रॉफिट एंड लॉस हो उसको उसमें डिवाइडेड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 3 वर्ष का लाभ है 10,000 10,000 और 10,000, ठीक है। 3 वर्ष का लाभ है तो वो टोटल 3 वर्ष का लाभ कितना हो जाता है?
30,000 30,000 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष का लाभ है ये? 3 ईयर का है, तो उसके अंदर 3 का डिवाइडेशन कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, जो एवरेज आएगा वो 10,000 आएगा, है ना, एवरेज प्रॉफिट, है ना। और ऐसा भी हो सकता है जैसे एक साल 10,000 का 10,000 का लाभ हुआ, है ना, उसके बाद फिर अगले वर्ष जो है 5,000 का लाभ हुआ, फिर उसके अगले वर्ष है वो कितने वर्ष का लाभ हुआ? 5,000 का लाभ हुआ। तो ये 3 ईयर का है, तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है, तो इसके अंदर 3 का डिवाइडेशन कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना। टोटल ये जो आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा, है ना। अब इसको मान लीजिए कि अपन 6,000 कर लेते, तो ये हो जाएगा 21,000, है ना। 21,000 लाभ हुआ, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे? 3 का भाग दे देंगे, तो जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 7,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये क्या एवरेज आएगा? प्रत्येक वर्ष कितना का क्या हो गया? लाभ हो गया 7,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट के बारे में समझेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या है? अधिलाभ। इसको अधिलाभ कहा जाता है ना। जब वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट से, सामान्य लाभ से ज्यादा लाभ कमाता है, जैसे कि उसने इतना सोचा था कि 10,000 का लाभ का सोचा था कि अपन इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपने को कम से कम 10,000 का 1 लाख रुपए पर 10,000 का 10% के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000 का। तो जो एक्स्ट्रा लाभ जो कमा रहा है, मतलब ये 12,000 जो एक्चुअल प्रॉफिट है और 10,000 क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। उसमें से जो 2,000 एक्स्ट्रा लाभ जो कमा रहा है वो क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। इस मतलब अधिलाभ, जितना उसने सोचा उससे ज्यादा यदि वो लाभ कमा रहा है, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया उसमें उसने रेट फिक्स की कि 10% या 5% इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और उससे ज्यादा यदि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो फिर उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जब वो लाभ कमाने लग जाता है तो वो जो है सुपर प्रॉफिट की गिनती में आ जाता है, अधिलाभ की गिनती में आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।